कि नेक्स्ट हमारे पास है पेयर्ड टी टेस्ट, या इसे आप डिपेंडेंट सैंपल्स भी कहते हो। अभी मैंने आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करवाई और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स करवाए। वो जो दोनों चीजें थी वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स थे कि दो अलग अलग सैंपल ले लिए जाएं और उनसे रिजल्ट्स कैलकुलेट किए जाएं। फिर दोबारा बता रही हूँ, उसमें था कि दो अलग अलग सैंपल्स ले लिए जाएं और उनसे कैलकुलेशंस की जाएं। लेकिन ये है डिपेंडेंट सैंपल्स। इसमें आ जाता है, डिपेंडेंट सैंपल्स होता है कि इसमें आ जाता है एक ही ऑब्जेक्ट से दो दफा रीडिंग ले ली जाए। इसे पेयर्ड टी टेस्ट भी कहते हैं, इसको डिपेंडेंट सैंपल्स भी कहते हैं और इसको पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं, जहाँ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं जहाँ पे आप ये कैलकुलेट करते हो। ये देखें जरा, जैसे अगर आप ये कहें कि आपके पास 7 डायबिटीज के पेशेंट्स थे, ये जो शुगर होती है डायबिटीज, ठीक है, इसके 7 पेशेंट हैं। आपने इनका बिफोर ब्रेकफास्ट यानी फास्टिंग में भी इनका शुगर लेवल चेक कर लिया और आफ्टर ब्रेकफास्ट भी आपने इनका शुगर लेवल चेक कर लिया कि क्या आ रहा है। यानी एक ही पर्सन है, उसका खाने से पहले भी और खाने के बाद भी चेक किया जा रहा है। इसको कहते हैं डिपेंडेंट सैंपल, कि एक ही ऑब्जेक्ट से एक से ज्यादा दफा रीडिंग लेनी, तो हम यहाँ पे 2 दफा रीडिंग लेंगे। ये केस बिल्कुल उसी तरह हो जाता है जैसे टू मीन्स का होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस में आके होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखें जरा, ये आपके पास है अगर देखें आपको याद हो तो एक्स बार आप कैसे कैलकुलेट करते हो, फार्मूला पता है आपको? एक्स एक वेरिएबल हो, ठीक है, और उसका मीन अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो आप कहते हो सम ऑफ एक्स ओवर एन। ये देखिए, जैसे ये एक वेरिएबल होता एक्स, ठीक है, और मैं इसका मीन कैलकुलेट करना चाहती तो मैं कैसे करती, मैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन कर देती। लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल का नाम मिटा के एक्स के बजाय डी कर दूं तो क्या करूंगी, जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां उसे डी से रिप्लेस कर दूंगी, सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ये देखिए, तो सिंपली यहाँ पे डी बार लिखा हुआ है, डी एक वेरिएबल का नाम है और उसका मीन डी बार होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक्स का वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला ये है, एस एक्स सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्केयर ओवर एन माइनस वन और उसका स्केयर रूट। और उसी वेरिएबल का नाम अगर x के बजाय d रख दिया जाए तो वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ d माइनस डी बार का स्केयर। मैंने जहां जहां x था वहां वहां उसे d से रिप्लेस कर दिया है। तो ये आप लोगों के पास आ जाता है डी बार, एस ऑफ डी। जस्ट ये कि एस एक्स क्यों लिखा कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स वेरिएबल का, और उसे डी कब कर दिया कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन है डी वेरिएबल का, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब रह गई बात डी की कि डी क्या है। हमने डी से कैलकुलेशन करना सीख ली, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डी है क्या। डी क्या है, डी इज एक्स वन माइनस एक्स टू, यानी अगर दो वेरिएबल्स हैं तो एक्स वन माइनस एक्स टू जो है वो आपके पास डी होगा, ठीक है। तो पेयर टी टेस्ट अगर आप लगाते हो तो उसमें टी का फॉर्मूला ये आता है, जैसे हम पहले टी के फॉर्मूला करते रहते हैं ना, तो ये टी का फॉर्मूला है। बाकी हाइपोथेसिस बनाना एवरीथिंग इज सेम। इसकी फाइल आपके साथ शेयर करती हूँ।
ये देखिए इस एग्जाम्पल से कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, बज़ाहिर अगर आप लोग देखें तो ये 2 मीन्स की एग्जाम्पल नजर आ रही है। एन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड विद 7 होप प्लांट्स, वन हाफ ऑफ ईच प्लांट वाज पॉलिनेटेड एंड द अदर हाफ वाज नॉन पॉलिनेटेड। इसका मतलब है कि प्लांट से सिर्फ 7 लिए गए, उनका हाफ पार्ट हर प्लांट का पॉलिनेटेड था और हाफ नॉन पॉलिनेटेड था। इसका मतलब है कि एक ही पौधे से 2 दफा रीडिंग, पॉलिनेटेड हाफ से और नॉन पॉलिनेटेड हाफ से। जब पहले हम सवाल करते थे, आपको याद हो कि अगर ये दूसरा होता ना इंडिपेंडेंट सैंपल्स का, तो उसमें क्या होता कि 7 अलहदा प्लांट्स होते और 7 अलहदा होते, 14 होते, तो दोनों से अलग अलग होता कि हर प्लांट 7 पॉलिनेट कर दिए जाते और 7 नॉन पॉलिनेट। लेकिन यहाँ पे हाफ पार्ट पॉलिनेटेड है और हाफ नॉन पॉलिनेटेड है। इसका मतलब है कि एक ही प्लांट से 2 दफा रीडिंग ली जा रही है। तो इसका मतलब है ये डिपेंडेंट सैंपल्स हैं। आपको कैसे पता चलता है कि ये डिपेंडेंट सैंपल्स का केस है? या तो डिपेंडेंट सैंपल्स लिखा होता है, या ये बिफोर आफ्टर के केसेस होते हैं कि बिफोर ब्रेकफास्ट और आफ्टर ब्रेकफास्ट किस टाइप की चीजें होती है, या फिर पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस लिखा होता है उसमें। ठीक है, या फिर इस तरह की सिचुएशन होती है जैसे इस क्वेश्चन में उसने बता दिया कि 7 ही प्लांट्स थे, उसका हाफ पार्ट पॉलिनेटेड था और हाफ पार्ट नॉन पॉलिनेटेड था। तो अब वो क्या देखना चाह रहा है? सीड्स की यील्ड देखना चाह रहा है। टेस्ट वेदर पॉलिनेटेड हाफ ऑफ द प्लांट गिव्स अ हायर यील्ड ऑफ सीड देन द नॉन पॉलिनेटेड हाफ। अब आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है। वो कह रहा है कि क्या पॉलिनेटेड हाफ जो है वो नॉन पॉलिनेटेड हाफ की निस्बत ज्यादा यील्ड देता है सीड की। तो हम क्या करेंगे? ये बिल्कुल हाइपोथेसिस इसका उसी तरह बनना है जैसे 2 मीन्स के लिए बनना था। तो इसमें भी आप लोग बिल्कुल उसी तरह बनाओगे, पॉलिनेटेड और नॉन पॉलिनेटेड। मैं दोनों में से किसी एक को फर्स्ट पॉपुलेशन और किसी को सेकंड में, पॉलिनेटेड को फर्स्ट और नॉन पॉलिनेटेड को सेकंड रख लेती हूँ। आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी 1 और 2 रख सकते हो। इससे रिलेटेड μ1 होगा और इससे रिलेटेड μ2 होगा। ठीक है, उसने कहा कि क्या पॉलिनेटेड हाफ ज्यादा यील्ड दे रहा है, तो ये आ जाएगा। तो अगर आप इसको इस साइड पे ले आओ तो μ1 माइनस μ2, और राइट साइड पे क्या बच जाएगा? ग्रेटर देन 0, और ऑपोजिट क्या आ जाएगा? लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो ये बिल्कुल चेंज नहीं है, ये उसी तरह से कैलकुलेट होना था जैसे पहले होता था। ये देखिए जरा, इसका हाइपोथेसिस में कैलकुलेशन पे आती हूँ, पहले मैं हाइपोथेसिस दिखा दूँ। ये देखिए हाइपोथेसिस बिल्कुल उसी तरह से बनाया हुआ है उसने, ये देखो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ जो डिफरेंस है उसको हम म्यू डी कहते हैं। एक्चुअली में यहाँ जो डिफरेंस है उसको हम म्यू डी लिखते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली इसी तरह लिखवा रही हूँ, आप इसी तरह से लिखें। ठीक है, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसके बाद आ जाती है कैलकुलेशन। इसमें जो टेस्ट स्टेटिस्टिक होता है वो होता है ये वाला। इसमें जो टेस्ट स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला वो ये है, टी इज इक्वल्स टू डी बार है। ये डी बार माइनस म्यू डी ओवर एस डी स्क्वायर, ठीक है, ओवर एन। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। इसकी कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है? ये देखिए, एक x1 है, पॉलिनेटेड को हमने फर्स्ट पॉपुलेशन और इसको सेकंड कहा, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो d क्या है? d इज x1 माइनस x2। तो 78 माइनस 0.21, 76 माइनस 0.12, 43 माइनस 0.432, 0.92 माइनस 0.92, 29, 0.86 माइनस 0.3 और इसी तरह। ठीक है, ये भी 0.878 माइनस 0.21। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ये जो डी की वैल्यूज होती हैं ये नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स भी हो सकती हैं। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि ये सारी पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब हमने डी बार कैलकुलेट करना था, तो हमने सम ऑफ डी कैलकुलेट कर लिया, इसको यहाँ पुट किया तो कितने प्लांट्स थे? 7, तो डिवाइडेड बाय 7, 0.491 आ गया डी। और उसके बाद हमने क्या किया? एस डी स्क्वायर। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ डी माइनस डी बार, फॉर्मूला जो है हमारे पास। ठीक है, एक्स की जगह पे जस्ट डी को रिप्लेस किया है, वेरियंस जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और इसका स्क्वायर रूट कर लें आप। ठीक है, तो सबसे पहले d माइनस डी बार आपके पास क्या है? 0.491। तो d माइनस डी बार, और साथ ही उसने इसको स्क्वायर भी कर दिया, तो हर वैल्यू का स्क्वायर भी वो साथ ही लेता जा रहा है। इसका सम किया तो ये आ गया, और 0.2103 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, वो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं ले रहा, वो जस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप वेरिएंस कर रहे हो या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो वेरिएंस कर रहा है। तो ये आ गया 0.0349। अब जस्ट ये वैल्यूज जो उसने यहाँ कैलकुलेट की हैं वो यहाँ फॉर्मूला में
पुट कर देगा। बाकी सारा रूल उसी तरह सेम है, ये देखें कुछ भी चेंज नहीं है। ये देखिए इसमें ये मीन की वैल्यू म्यू डी क्या था, राइट साइड पे जो भी वैल्यू आए वो 0 आ रही है, तो वो 0 आ गया, और डिवाइजर में वो st²/7, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। रिजेक्शन रीजन बिल्कुल उसी तरह बनाना है जैसे मैंने आपको हाइपोथेसिस देख के बनाया। वन टेल टेस्ट है तो ऑल्टरनेटिव वाला साइन आएगा, ऑल्टरनेटिव में ग्रेटर देन है, ठीक है। टी कैलकुलेटेड वो क्या आया 6.96, और टी अल्फा, और अगर जाहिर है वन टी टेस्ट है तो अल्फा ही आएगा, और इसमें जो वी होता है वो n-1 होता है। पेयर टी टेस्ट में जो वी होता है वो n-1 होता है। तो वो आपके पास कितना आ गया, 7 थे टोटल प्लांट्स, तो 7 - 1 कितना हो गया 6, तो टी 0.5 इंटू 6, आपने इसको 6 में देखना है तो ये वैल्यू आ जाती है। तो क्या कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टेबुलेटेड वैल्यू से, यस दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू हो तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे और ऑल्टरनेटिव को करेक्ट कह दोगे। सो वी रिजेक्ट आवर H0 एंड मे कंक्लूड दैट देयर इज एविडेंस, कि वहां सबूत है दैट पॉलिनेटेड गिव्स अ हायर मीन यील्ड ऑफ सीड, कि नॉन पॉलिनेटेड की निस्बत जो पॉलिनेटेड हाफ है उससे सीड ज्यादा मिलता है, ठीक है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है ये करके देखना है। इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी मैं साथ ही आप लोगों को बता दूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को आप लोग उसके बाद खुद से कर लीजिएगा। ये देखिए वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसने पहले जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहा था, अब उसने कहा कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन सीड्स ऑफ, ठीक है। तो बिल्कुल वही कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, उस वही कैलकुलेशंस आप फॉलो करें जो आपने वहां की थी। देखिए आंसर्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं 0.491, तो बिल्कुल वही चीजें हैं, सिर्फ फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला अब क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का डी बार प्लस माइनस, इसमें लगता है आपके पास टी टेस्ट टी α/2, इसमें टी ही लगता है पेयर में, α/2 इंटू वी और एस डी स्क्र, आप स्क्र करना चाह रहे हो जैसे भी लिखना चाह रहे हो, एस डी स्क्र डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास जो है वो पेयर टी टेस्ट का फॉर्मूला आ जाता है। तो आपने इसको क्वेश्चन आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। ये देखिए इसमें कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। अब चलते हैं आपकी असाइनमेंट की तरफ, उसमें से भी मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट में देखें क्वेश्चन नंबर 33, उसने कहा है टाइम रिक्वायर्ड बाय 10 पर्सन्स टू परफॉर्म अ टास्क इज इन सेकंड्स बिफोर एंड आफ्टर रिसीविंग अ माइल्ड स्टिमुलेंट इज गिवन, ठीक है। कोई जो है ना वो स्टिमुलेंट दिए गए 10 पर्सन्स को, उससे पहले भी उन्हीं 10 पर्सन्स ने टास्क परफॉर्म किया और उसके बाद भी उन्हीं 10 पर्सन्स ने टास्क परफॉर्म किया, तो ये हमें पता चल गया कि ये पेयर टी टेस्ट का। सिमिलरली ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स थे, 11 स्टूडेंट्स थे, उनसे पहले टेस्ट ले लिया गया, फिर उन्हें एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस दे दी गई और फिर उनसे टेस्ट ले लिया गया। ये क्या, ये परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है कि क्या वो कोचिंग क्लासेस जो थी वो बेनिफिशियल थी कि नहीं थी। तो वो आप लोगों ने, ये भी पेयर टी टेस्ट का क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 35, इसके बाद आज के लेक्चर के बाद आपकी सारी की सारी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है।